Assalamu alaikum dear students, my name is Hina Shaukat and I am your class 9 chemistry teacher. और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और साथ ही साथ हम देखेंगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल. सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप. हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज केमिकल रिएक्टिविटी. And so far in this chapter, we are done with the whole one topic, which was topic 8.1 related to metals. और हमने start किया है हमारा topic 8.2, which is non-metals. And in the previous class, we are done with discussion related to the introduction of non-metals. हमने देखा कि उसकी definition को किस तरह से लिखेंगे and how they form anions. और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर को डिटेल में, और पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन को भी अच्छे से समझा है. मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से पहले ही आप सारी की सारी नॉन मेटल्स के नाम अच्छे से याद कर चुके होंगे. सो आज के इस लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे विद प्रॉपर्टीज, और हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इन जनरल. सो लेट्स स्टार्ट विद द physical properties of non-metals. Whenever you have to write physical properties of something, so you will always start with the opening line. आप हमेशा start करेंगे like following are the important physical properties for non-metals, and then you have to write them one by one. चलिए one by one discuss करते हैं. जब हम बात करते हैं word physical की, तो physical का मतलब वो चीज़ें होंगी जिन्हें हम अपनी 5 senses से perceive कर सकते हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जिन्हें परसीव किया जा सकता है. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आएगी इनकी एग्जिस्टेंस इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. कि अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो वो किस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करती हैं. एज वी नो दैट देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो नॉन मेटल्स किस में फॉल करेंगी? हमने देखा था कि मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस, लेकिन non-metals can exist in solid, liquid and gas, all states of matter. और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यानी कि आप इस प्रॉपर्टी का कोई खास ट्रेंड नहीं लिख सकते. अगर आप इन जनरल बात करें तो किसी भी ग्रुप के शुरू वाले एलिमेंट्स, जो शुरू वाली नॉन मेटल्स हैं, वो यूजुअली गैसेस होती हैं, एंड व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप तो वो सॉलिड और लिक्विड होती जाती हैं. लेकिन अगेन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ज़रूरी नहीं कि हमेशा पहला एलिमेंट गैस ही होगा. जैसे इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 14, जो पहला एलिमेंट है वो नॉन मेटल है विच इज़ कार्बन, लेकिन कार्बन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो लिक्विड फॉर्म में या फिर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती. लेकिन अगर कार्बन के अलावा आप देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये गैसेस हैं. अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है. और अगर आप बात करें ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स की, तो वो सारी की सारी गैसेस हैं. जी हाँ, ग्रुप नंबर 18 इज नोबल गैस ग्रुप, और उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब की सब गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. सो नॉन मेटल्स के लिए अगर आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है, तो यू कैन इजीली डिस्क्राइब इट इन वन सेंटेंस दैट दे एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर. और अगर आपसे कोई इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर प्रॉपर्टीज दे चेंज ग्रेजुअली बट दे चेंज यूनिकली इन ग्रुप्स एज वेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर ब्रिटलनेस. अगर हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स हैं सॉलिड, तो अगर नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी तो उनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी which is they would be brittle. Brittle word वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ कोई सब्सटेंस easily breakable हो. अगर कोई चीज़ आसानी से टूट सकती है तो वो ब्रिटल होगी. जैसे अगर आप ग्लास की बात करें तो शीशे को आप आसानी से तोड़ सकते हैं. अगर आप एक पेपर की बात करें तो वो भी ब्रिटल होगा. जबकि ब्रिटल का जो ऑपोजिट वर्ड है, इसे हम मेटल्स में डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है मैलिएबल. मैलिएबल का मतलब है कि आप किसी चीज़ को अगर हैमर भी करें तो आप उसको उसकी डिफरेंट शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसे तोड़ मरोड़ सकें, लेकिन आप उसको ब्रेक ना कर सकें. लेकिन नॉन मेटल्स जो एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड फॉर्म में, दे आर ब्रिटल इन नेचर. और इसमें कार्बन की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर देखें एक और प्रॉपर्टी की तरफ जो कि एलिमेंट शो करते हैं, विच इज़ कंडक्टिविटी. नॉन मेटल्स दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity, यानी they do not allow heat and electric current to pass through them.
लेकिन सारे के सारे नॉन मेटल्स में ये करेक्टर नहीं है. देयर इज वन एक्सेप्शन एज वेल एंड दैट एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट. अब आप सोचेंगे कि ग्रेफाइट तो पीरियोडिक टेबल में होता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको याद करा दूं कि ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. ये कार्बन की ही एक फॉर्म है, कार्बन ही ग्रेफाइट होगा. सो ग्रेफाइट में ये कैरेक्टरिस्टिक है दैट ग्रेफाइट कैन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, और ये हीट का भी कंडक्टर होता है. सो इफ यू आर मेंशनिंग दैट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity, you should mention that except graphite, because graphite is a good conductor. और हम इसे चैप्टर 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोड्स बनाने में ग्रेफाइट यूज होता है. Let's move on to the next property. So for non-metals we can say that they are not shiny, they are dull. लेकिन उसमें भी एक exception है, and that exception is for iodine. Iodine एक lustrous स्ट्रक्चर शो करती है और वो बिल्कुल मेटल्स की तरह का दिखाई देता है. मेटल्स आर यूजुअली शाइनी, जब हम उन्हें पॉलिश करते हैं तो वो शाइनी हो जाती हैं, और नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होती, इनकी सरफेस डल होगी. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है जो नॉन मेटल्स को मेटल्स से अलग करती है. अगर बात करें इनकी हार्डनेस की, तो जैसे हम जानते हैं कि मेटल्स दे आर वेरी हार्ड, बट नॉन मेटल्स दे जनरली आर सॉफ्ट. यानी कि इनका मेटालिक स्ट्रक्चर, इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड नहीं होता, उस वजह से ये प्रॉपर मेटालिक लस्टर नहीं बनाती, मेटालिक स्ट्रक्चर होल्ड नहीं करती. सो दैट्स व्हाई दे आर एज कंपेयर टू मेटल्स सॉफ्ट. बट देयर इज एक्सेप्शन विच इज डायमंड. आपने सुना होगा कि डायमंड बहुत सख्त होता है, हीरा बहुत हार्ड होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कट डायमंड एज वेल. सो एक्सेप्ट डायमंड, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगी कि कब एलिमेंट को चेंज करनी है अपनी स्टेट ऑफ मैटर. सो यूजुअली नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें जो एक्सेप्शन है वो आती है सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड की. आपने देखा होगा कि जब हम नॉन मेटल्स को स्टडी कर रहे हैं सो उसमें कार्बन ज़्यादा डेविएशन शो कर रहा है नॉर्मल प्रॉपर्टी से. हमने देखा कि कार्बन की जो एक फॉर्म है, एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. इसी तरह हमने देखा कि कार्बन की एक एलोट्रॉप जो कि डायमंड है वो हार्ड है, जबकि बाकी नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं. और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं, यानी कि कार्बन के एलोट्रॉप्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, जबकि बाकी नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं. रीज़न ये है कि कार्बन, अगर आप देखें कार्बन की लोकेशन, तो ये ग्रुप नंबर 14 में है. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ना तो वो प्रॉपर मेटल वाला शो करती है बिहेवियर और ना ही नॉन मेटल वाला बिहेवियर शो करती है. लेकिन चूंकि ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसकी नॉन मेटल से मिलती हैं, यानी कि रिएक्टिविटी, और अगर आप बात करें इसके ब्रिटलनेस की भी, तो वो नॉन मेटल से मिलती है, इसलिए हम इसे नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करते हैं. लेकिन चूंकि ये बिल्कुल मार्जिन का एलिमेंट है तो इसमें थोड़ी सी डेविएशन पाई जाती है प्रॉपर्टीज़ की. तो जब भी आपको एक्सेप्शंस लर्न करनी है, तो अगर आप कार्बन का वर्ड अपने माइंड में रखेंगे तो ये एक्सेप्शंस लर्न करने में कोई मुश्किल नहीं होगी. अगर आप बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि रेत का फॉर्मूला है. तो अगर आप रेत को विजुलाइज करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस कदर हाई हो सकता है. सो वो हाई है, सो इसका ये मतलब है कि जो सिलिकॉन है वो भी एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रही है, यानी कि उसकी भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ नॉर्मली बाकी सारी नॉन मेटल्स की वैल्यूज से डिफरेंट हो सकती हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. यूजुअली मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, दे हैव हाई डेंसिटी, और उसकी रीज़न भी हम जानते हैं, क्योंकि मेटल्स के एटम्स, मेटल्स के पार्टिकल्स, दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर. वो क्लोजली होल्ड किए होते हैं एक दूसरे को, और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी होती हैं, जिसकी वजह से वो कम जगह घेरते हैं. चूँकि उनके दरमियान में जगह नहीं है, एटम्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, सो उस स्पेस के ना होने की वजह से डेंसिटी उनकी ज़्यादा होती है. लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो इनकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू मेटल्स वुड बी लो, और इसमें कोई एक्सेप्शन आप एज इट इज लर्न नहीं करेंगे. ये तो थी बात कुछ
फिजिकल प्रॉपर्टीज की। यहां जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन की है, दीज वर दी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम इंडिविजुअली वन बाय वन इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के लिए, एंड दैट डिस्कशन यू कैन फाइंड इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। Let's move on to the general discussion related to the chemical properties. So, important chemical properties of non-metals are, first one is dependent on the formation of ions. आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था कि non-metals होती ही वो हैं जो कि negatively charged ions बनाती हैं, क्योंकि ये opposite हैं metal से, तो metals electropositive होती हैं, positive ion बनाती हैं, तो non-metals बनाती हैं negatively charged ions, जिन्हें हम anions भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? Their valence shell basically, like valence shells of non-metals, they are deficient of electrons. उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। कमी का ये मतलब है कि उनके इलेक्ट्रॉन का नंबर यूजुअली हाफ से ज़्यादा होता है वैलेंस शेल में। तो जब हाफ से ज़्यादा होगा तो मतलब उन्हें ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होता है। सो जब इलेक्ट्रॉन्स डेफिसिट हैं ये, सो दे आर रेडिली एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स। और हमें वैलेंस शेल्स कंप्लीट क्यों करने होते हैं? टू गेट स्टेबिलिटी। सो नॉन मेटल्स को भी स्टेबल होना होता है, और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, और वो हमेशा रेडी होते हैं कि कोई इन्हें अपना इलेक्ट्रॉन दे और इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। तो ये इनकी एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है कि इनमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। ये अपना स्टेबिलिटी अचीव करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब जब हमें ये केमिकल प्रॉपर्टी पता होगी तो हम इस केमिकल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इजीली प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि किस केमिकल रिएक्शन में नॉन मेटल्स पार्टिसिपेट करेंगी। अब ये तो पता चल गया कि ये पार्टिसिपेट करेंगी वहां जहां इन इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगी सो दे आर गोइंग टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, और इलेक्ट्रॉन्स देती हैं मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स के डोनर हैं ना अच्छे वाले, वो हैं मेटल्स, क्योंकि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इजीली उनको लूज करके स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं। तो जब नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ लेन देन करेंगी इलेक्ट्रॉन्स का, मेटल्स के साथ कोई बॉन्ड बनाएंगी, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, और उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा इट वुड बी कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। लेकिन नॉन मेटल्स कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाती हैं, और नॉन मेटल्स कोवेलेंट कंपाउंड तब बनाएंगी जब वो दूसरी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगी। अगर आप बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन हैलोजन के ग्रुप में है, ग्रुप 17 में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। लेकिन जब क्लोरीन मिलती है सोडियम के साथ, सोडियम इज एल्कलाई मेटल जो कि ग्रुप 1 में पाई जाती है, सो एक हुई मेटल विच इज सोडियम, एक है नॉन मेटल विच इज क्लोरीन। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनेगा आयोनिक बॉन्ड। तो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है इट इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड, इसे हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन अब चलते हैं एक और मिसाल की तरफ। अगर यही क्लोरीन मिले हाइड्रोजन से तो उसके दरमियान बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको हम कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यहाँ गिव एंड टेक नहीं होगा। सो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और उसके नतीजे में बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड भी। जी हाँ, और इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही कॉमन गैस है जो कि प्लांट्स यूज करते हैं अपनी फूड मेकिंग में। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो भी नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है और वो ऑक्सीजन से मिल रही है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। सो नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलेंगे तो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, और साथ ही बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड विच इज गोइंग टू बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये तो बात हुई इसकी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में कि ये किस किस तरह के कंपाउंड्स बना सकती हैं। अब आपने देखा कि जिस तरह मेटल्स दूसरी मेटल्स के साथ मिलके मेटालिक बॉन्ड बनाती थी या इटसेल्फ उनमें मेटालिक बॉन्ड बनता था, यहाँ ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे या तो आयनिक कंपाउंड बनेगा या फिर कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज नॉन मेटल्स दे यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की जो इन्हें अलग करती है मेटल्स के साथ। मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, आई नो सारी की सारी मेटल्स नहीं करती, लेकिन देयर आर सम कंडीशंस जिनके अंडर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल।
इसके अलावा नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एज वेल। ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी, देयर वुड बी मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। हम जानते हैं कि हम एसिड्स में वाटर ऐड करके उनकी डाइल्यूशंस को चेंज करते हैं। सो डाइल्यूट का मतलब है कि उसके अंदर एसिड की अमाउंट कम है और पानी की अमाउंट ज़्यादा है। सो नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, चूँकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है और डाइल्यूट एसिड्स इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। सो दैट्स वाई दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन पॉसिबल है। अगर देखें इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरफ विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इनकी रिएक्टिविटी, दैट हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स और फिर इसके नतीजे में न्यू कंपाउंड्स कैसे बनेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट मेंबर वो होती है ज़्यादा। जब मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट मेंबर की तो यहाँ मैं ग्रुप के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। हमने देखा कि नॉन मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 में। मैं 18 को इसलिए नहीं गिन रही क्योंकि 18 तो है ही सारी की सारी नोबल गैसेज और नोबल गैसेज तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। सो अगर हम 14, 15, 16, 17 की बात करते हैं तो जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं, जो पहली पहली नॉन मेटल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हायर होगी एज कंपेयर टू अदर्स। अब ये बात शो करता है कि अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। और हम जानते हैं कि ये डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं और जिससे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगी और इट वुड बी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स वाई ये ट्रेंड को आपको याद रखना है और यही ट्रेंड आपको हेल्प करेगा इन सारी की सारी मेटल्स को एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखने में। इन मेटल्स को एक ऑर्डर की फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। इट विल स्टार्ट विद फ्लोरीन। अब सबसे पहले इन सारी की सारी मेटल्स में से, अब आपने देखा कि मैं बात कर रही हूँ ग्रुप 14, 15, 16 और 17 की, तो इन चारों ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा नॉन मेटल्स हैं। सो इन नॉन मेटल्स में जिसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होगी इट इज़ फ्लोरीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे हाई है और हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। यस, कि फ्लोरीन इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4। फ्लोरीन के बाद नंबर आएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.5। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजेंस को डिटेल में डिस्कस किया है इन चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं अलॉन्ग द पीरियोडिक टेबल, पीरियड में ट्रेंड क्या है, ग्रुप में ट्रेंड क्या है और साथ ही साथ हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई विल सजेस्ट यू कि इन वैल्यूज़ के लिए, एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आप अपना चैप्टर नंबर 3 रेफर करेंगे और बुक में जो वैल्यूज़ गिवन है मेक श्योर कि आप वो वैल्यूज़ याद करें। सो फ्लोरीन बहुत ही कॉमन इसलिए है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और वो है 4 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। सो फ्लोरीन के बाद नंबर आया ऑक्सीजन का एंड आफ्टर ऑक्सीजन वी हैव क्लोरीन। आफ्टर क्लोरीन हमारे पास है नाइट्रोजन एंड देन ब्रोमीन, देन वी हैव सल्फर, देन कार्बन, फिर है आयोडीन एंड देन फॉस्फोरस। सो आप इन जनरल इसको एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू या फिर हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगी फ्लोरीन और लोएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करेगी फॉस्फोरस। अब अगर आप इस सीरीज पे नज़र डालें पूरी सीरीज में तो आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस, आयोडीन, कार्बन ये आपको काफ़ी एंड पे दिखाई दे रही हैं। और अगर आप अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं तो आपने देखा था कि आयोडीन भी डेविएशन शो करता है फिजिकल प्रॉपर्टी से। आपको याद होगा कि आयोडीन जो होता है वो शाइनी होता है जबकि बाकी नॉन मेटल्स शाइनी नहीं है। इसी तरह कार्बन भी डेविएशन शो करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और ये हार्ड भी होती हैं इसकी एलोट्रॉप्स। सो ये चीज़ शो करती है कि अगर आपको एक पूरी सीक्वेंस में इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ जाए तो आप काफ़ी चीज़ों को फ्यूचर में प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ हमने बात की है इन जनरल सारी की सारी नॉन मेटल्स के बारे में, लेकिन नॉन मेटल्स के ग्रुप में जो प्योर नॉन मेटल्स हैं वो है ग्रुप नंबर 17, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जो कि बहुत आसान है। यानी कि
एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आइडियल सिचुएशन है नॉन मेटल्स के लिए, और ये बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाएंगी विद फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो कि हैं एल्कलाई मेटल्स। सो अब इस डिस्कशन के बाद हम एक चीज क्लोज कर सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है टू स्टडी नॉन मेटल्स वो ग्रुप है हेलोजेंस का ग्रुप, और हेलोजेंस है ग्रुप नंबर 17 में। यानी कि अगर हमें नॉन मेटल्स को अच्छे से समझना है तो हमें हेलोजेंस के ग्रुप की सारी डिटेल अच्छे से समझनी चाहिए। सो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है जब आपके पास सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, कि आखिर हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनकी रिएक्टिविटी क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती हैं, क्योंकि चूंकि सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती हैं एज ए नॉन मेटल। जब भी आपसे नॉन मेटल की कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो आपके माइंड में सबसे पहले क्लोरीन, आयोडीन या फ्लोरीन इस तरह की चीज़ें आएंगी। सो इसके लिए हम इंडिविजुअली अब हेलोजेंस की स्टडी को डिटेल में लेके चलेंगे और वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कुछ जनरल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को भी समझा है कि आखिर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से स्प्रेडेड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब हमें हमारे आने वाले लेक्चर्स में यही नॉलेज यूज करते हुए उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझना है, और अब हम जिस पॉइंट पे फोकस करेंगे वो होंगी हेलोजेंस। यानी कि यहाँ हमने जनरल नॉन मेटल्स को डिस्कस किया है, लेकिन अब हम हेलोजेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।